यहां तो दलितों पे, आदिवासियों पे, शोषितों पे ऐसे अत्याचार होते हैं, उस पर आपको फिल्म बनाने की नहीं सोची क्या आपने? दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि बीएसपी हारी है, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण जी की जमानत जब्त हो गई है, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि वामन मेश्राम को कुछ भी नहीं मिला। रामदास आठवले जी आज बीजेपी के साथ में है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी अभी चुनाव हुए हैं यूपी में, खास करके यूपी में जो बहुजन समाज की हालत हुई है और खास करके अंबेडकर वादियों की हालत हुई है, वो देखकर मन विचलित है। आखिर क्या बात है कि इतना बड़ा समाज होने के बाद हम लोग हाशिए पर क्यों गए? मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो करना भी जरूरी है, वो करूंगा भी मैं, लेकिन मूल रूप से मेरा जो तात्पर्य है, बोलने का तात्पर्य है, वो अंबेडकर वादियों को हाशिए पर ले जाने की स्थिति में कौन कौन लोग इसमें शामिल है, बल्कि कौन कौन शक्तियां इसमें शामिल है, इसका डिसेक्शन होना चाहिए, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और पोस्टमार्टम हर बात खोल देता है, बिकॉज इट इज अ फैक्ट, यू नो। मतलब किसी बॉडी का डिसेक्शन करना है या पोस्टमार्टम करना है तो उसके अंदर क्या है, क्या हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन करने वाले लोग जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले लोग होते हैं। और मैं आज जो है, मैं इसी पर्पस से आपके सामने आया हूं। मैं नौकरी में था, आईएएस की नौकरी में था, लेकिन समाज से कनेक्टेड था, आज भी हूं। और दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि बीएसपी हारी है, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण जी की जमानत जब्त हो गई है, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि वामन मेश्राम को कुछ भी नहीं मिला। दर्द इसलिए हो रहा है कि इन सारे लोगों ने मिलकर के एक बात को पराजित किया, एक शक्ति को पराजित किया, और वो शक्ति का नाम है अंबेडकरवाद। क्या हासिल किया आप लोगों ने? अरे क्या बात है! बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने परिवार की कुर्बानी कुछ इसलिए दी थी क्या? बाबा साहब अंबेडकर के शरीर को, जैसे पार्थिव शरीर है, चैत्य भूमि पे पड़ा है बाबा साहब का शरीर, और उनका कलेजा, उनका गुर्दा, उनके हाथ, उनकी आंखें, एक एक पार्ट को नोच नोच कर तुमने बांट दिया है। चाहे वो बीएसपी हो, चंद्रशेखर रावण हो, वामन मेश्राम हो, या और आरपीआई के सारे गुट हो। क्या कर रहे हो आप लोग? समाज के नेता, समाज को अपनी पूंजी मानने वाले आप लोग, आज ये हालत क्यों की आप लोगों ने? यह सवाल है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं। आखिर आप चाहते क्या हो? आखिर आपकी मंशा क्या है? मतलब समाज को गुलाम बना देना? आप गुलामी से मुक्ति की बात करते हो, और बाबा साहब की बात, बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लोग, और जब कार्यवाही करने की बात आती है तो उससे दूर भाग जाते हो। मैं एक एक करके उदाहरण लेता हूं। देखिए, अब समाज में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, और बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि तार्किक बात है, लॉजिकल बात है। लेकिन जब कार्यवाही करने की बात आती है तो फिर जो है ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि क्या है। कुल मिलाकर जो समाज की स्थिति हुई है, वो बाकी लोगों ने जो इसमें योगदान दिया है उसकी बात छोड़ दो आप, लेकिन हमारे लोगों ने, अपनों ने क्या किया, इसकी बात मैं आज करना चाहता हूं। अब देखिए, बीएसपी को 1 करोड़ 18 लाख वोट मिले,
और चंद्रशेखर जी की पार्टी को, मतलब वो तो आप समझ सकते हो कितने मिले होंगे, उसका आंकड़ा बहुत कम है। वामन मेश्राम की जो भारत मुक्ति मोर्चा या ये जो पार्टी है, उनको कितने मिले, बहुत मतलब ऐसा आंकड़ा है जिसकी बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ों की बात थोड़ा सा बाजू में रखो। अगर ये मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं, मान लो कि अगर ये तीनों एक होते तो जो दुर्गति हुई है, क्या वो दुर्गति होती? कितनी सीटें जीतते ये बाद में की बात है, लेकिन एक नैरेटिव ऐसा समाज के सामने आता, दूसरों के सामने आता, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनके सामने यह नैरेटिव आता कि एक अंबेडकराइट नैरेटिव खड़ा है। लेकिन अंबेडकरवादी नैरेटिव तो टाइटा फिस हो गया। और क्यों हुआ? चंद्रशेखर जी चले गए अखिलेश जी के पास में कि हमें इतनी सीट दे दो, वो बोले एक सीट ले लो। इनको गुस्सा आया। वामन मेश्राम जी का किसी के साथ में टाई अप होने वाला था, हो भी गया था और 2 ही दिन में टूट गया। क्या हुआ? बीएसपी अकेली, बीएसपी में बहन मायावती जी ने जो भी सोचा होगा, मैं कोई इसमें टिप्पणी नहीं करता, तो उनके भी कोई ऐसे निर्णय तो होंगे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की होगी, या अपना प्रचार का बोलो, अपने नैरेटिव का बोलो, ऐसा कुछ अंदाज उन्होंने चेंज किया होगा जिसके कारण उनके अपने उनको छोड़ के चले गए। जो कमिटेड होट था बीएसपी का, वो भी उनसे दूर चला गया। और एक सीट, एक समय में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाने वाली पार्टी अगर आज इस हालत में आई है तो इसका दर्द बहन जी को तो होगा ही होगा। लेकिन समाज के वो लोग जो बाबा साहब के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बीएसपी को वोट करते हैं या उनके साथ में जुड़े हैं, अगर वो पार्टी, वो नैरेटिव पराजित हुआ है, उसका सबसे ज्यादा दर्द इन लोगों को है और उन लोगों में से मैं हूं। मैंने बीएसपी को वोट किया है, जब मेरे जीवन में बीएसपी को वोट किया है। क्यों किया है? बाबा साहब के नाम को ध्यान में रखते हुए। तब तो बीएसपी इतनी पावरफुल पार्टी भी नहीं थी। लेकिन जो बात सामने उभर करके आ रही है, उसमें एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहता हूं, और वो क्या है, सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, वो क्या है? हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल लोग बहुत है, समझदार लोग बहुत है, भाषण देने में बहुत माहिर लोग हैं, और सामने वाले को अपने तर्क से परास्त करने की ताकत रखने वाले लोग बहुत है। लेकिन एक बात की कमी है, बल्कि एक दोष है। और दोष क्या है? दोष है घमंड, अहंकार। मैं सबसे बड़ी बात पहले करता हूं बीएसपी की। देखिए, मध्य प्रदेश काडर में मैं नौकरी में था, मैंने देखा ये बात को। बीएसपी के लोग हमारे पास चंदे के लिए आते थे, मेरे पास आते थे। हम देना तो हमारा कर्तव्य है, रोटी उसकी खाते हैं बाबा साहब की, तो क्यों नहीं देंगे चंदा? चंदा देते। लेकिन बीएसपी के जो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष हुआ करते थे, वो कुछ दिनों के लिए हुआ करते थे कि भाई आज बहन जी ने इनको नियुक्त किया, दूसरे दिन कुछ उनको समझ में आया तो उसको मतलब निलंबित कर दिया या फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसा मौका आया कि पूरा हुजूम बना कि भाई मध्य प्रदेश में तो बीएसपी की सरकार बनने वाली है, पता नहीं क्या अंदर हो गया, और उस नेता को ही निकाल दिया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि घमंड सर्वोपरि है, अहंकार, कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, जो कुछ हूं, जो कुछ भी है वो मैं हूं। ये अहंकार के कारण, घमंड के कारण एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते लोग।
हमारे नेता लोग मिलना नहीं चाहते। बहन जी बड़ी है, बहन जी की ताकत बड़ी है, दो राय नहीं इसमें। लेकिन फिर उनकी पार्टी में जो लोग हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, बड़ा किया है, अरे दो बात उनकी भी तो सुनो, उनकी बात सुनो। ये लोग टूट करके क्यों गए? आखिर वामन मेश्राम इनके साथ में काम करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में काम करते थे, क्यों अलग हो गए हो? या भाई चंद्रशेखर रावण जी ये क्यों अलग हो गए, या अन्य नेता भी क्यों अलग हो गए हैं? दूर जाने वालों को रोकना सेंटर में जो लोग बैठे होते हैं ना, उनका काम है। ये मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में जब ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि एक संग हो जाए, तो फिर वहां कोई गड़बड़ है। और ये सब देख के मेरे को ऐसा लगता है कि जो चाहते हैं मनुवादी, जो चाहते हैं वो लोग कि आंबेडकरवाद का समूल नाश हो जाए इस देश में, वो तो आज खुश है। उनको लगता है कि ये जो हुआ है ना, अब वो दिन दूर नहीं है, वो दिल्ली दूर नहीं है। अभी जो आखिरी उनकी मंशा होगी, वो दिन दूर नहीं है। और अभी 2 ही साल बाकी है, देखना आप, ज्यादा समय नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अहंकार को छोड़ अगर आप अपनों को अपनाएंगे तो अपने भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर सामने वाले को तुच्छ समझकर अपना पार्टी का नैरेटिव बनाएंगे, तो ये स्थिति तो ऐसी है, ऐसी भयावह स्थिति है जो मुझे पुष्यमित्र शुंग की याद दिलाती है। क्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने? अपने ही राजा, पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या की ड्यूरिंग द मिलिट्री परेड। मिलिट्री का संचालन हो रहा था, उसी के दौरान जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या की, कत्लेआम किया उसके बाद सारे बौद्धों का, और बौद्ध धर्म को ऐसे विलुप्त किया इस देश से। जो कुछ भी बचा है बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाबा साहब ने उस चीज को पलटने की कोशिश करी और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन फिर जो बातें बाबा साहब ने की थी, उन बातों में डिस्टॉर्शन आने के कारण आज जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे बीएसपी की हो या अन्य लोगों की हो या आरपीआई के टुकड़ों की बात करो आप, तो अभी जो है हर कोई अपना इंडिविजुअल देखता है, समाज का कोई देख नहीं रहा है। समाज को अगर दिशा देनी है तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? भी हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है और हमें किसी पार्टी में रहना भी नहीं है। मुझे पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा नहीं होना है। लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है, यदि आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बाबा साहब की वो बात जो उन्होंने कही थी दीक्षा भूमि पे, लुक बैक एट योर सोसाइटी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लुक बैक एट योर सोसाइटी एंड सर्व योर सोसाइटी। समाज की सेवा करो। और किन के लिए बोला था बाबा साहब ने? करता धरता लोग। करता धरता लोगों में केवल पॉलिटिशियन नहीं आते, करता धरता लोगों में वो तमाम लोग आते हैं जो बाबा साहब के दिए हुए सौगातों के कारण पावरफुल बन गए। मतलब नौकरी हो, मतलब आईएएस आईपीएस, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, या इस तरह की जो पावर की पोजीशंस है, इनमें रहने वाले लोग, इनके लिए भी बाबा साहब ने बोला था कि लुक बैक एट योर सोसाइटी। और फिर आम लोगों से बाबा साहब ने अपील की थी
कि अपने अपने समाज के जो मिशनरी लोग हैं उनका साथ देना आप, ये बाबा साहब ने कहा था। अब आज स्थिति क्या है आप देख लीजिए, भयावह स्थिति है। मैं इसलिए चिंतित होकर के मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं। आरपीआई के तो ऐसे टुकड़े हो गए कि पूछिए मत आप, मैं कितने गुट है पता ही नहीं है। मतलब मानो ऐसा लगता है, जब अभी मैं बात कर रहा था, बाबा साहब के पार्थिव शरीर की बात कर रहा था, मतलब एक एक पार्ट नोच नोच कर इन्होंने बनाया है। कभी आपने सोचा है क्या, कभी सुना है क्या कि जैसे ये मतलब हमारे जो आरपीआई की जो शक्लें हैं ना, मतलब गुट है आरपीआई के, कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट, कवाड़े गुट, या और भी कोई कामले गुट, जितने सारे गुट 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 होंगे। कभी आपने सुना है क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी गुट, भारतीय जनता पार्टी शाह गुट, भारतीय जनता पार्टी गडकरी गुट? सुना है क्या आपने कभी? क्या इनमें नेताओं में आपसी मतभेद नहीं होते? क्या होते हैं, और हमसे ज्यादा होते हैं। मैंने आरएसएस का मतलब एनालिसिस किया है उनके वर्किंग का। वो कमरे के अंदर एक दूसरे को जितनी चाहे गाली दें, एक दूसरे को कितना भी कोसें, लेकिन बाहर जब आते हैं तो ये उनका नैरेटिव है। फिर हमारा ऐसा क्यों? 3% लोग, नहीं 3 नॉट 2, 3% लोग 85% नैरेटिव को, और जो एक्चुअल नैरेटिव है, संविधान का नैरेटिव है, उसको डिफीट करने की स्थिति में आ गए हैं। अब देखिए 370 हट गया था ना, सुनिए अब मेरी बात, मैं गंभीरता से बात करना चाह रहा हूं आपसे। 370 हटेगा ऐसा कि कभी किसी ने सोचा था क्या? और अगर हटेगा तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और पूरा जो है ऐसा बवाल मचेगा कि ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह बात करते थे लोग। अरे ऐसा हो ही नहीं कर सकता, किया ना। 370 रातों रात हट गया और तमाम लोगों को जो है नजरबंद कर दिया गया, उनके घरों में कैद कर दिया, 1 साल तक रखा। जब आंदोलन पूरी तरह से मिट गया, लोग जो वो आवाज उठ रही थी उसको खत्म कर दिया, उसके बाद जो है आज की स्थिति आप देख रहे हो। वही बात सुनना, आप सुन लीजिए, वही बात आपके आरक्षण के साथ में हो सकती है। आप बोल रहे हो ना आरक्षण खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बीजेपी वाले बोलते आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन इनके जो कार्यक्रम है, इनका जो मंथन होता है, उन मंथनों के अंदर जाके जब आप पता करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे बड़ा एजेंडा है आरक्षण को हटाओ, और आरक्षण हटाने का निर्णय हो भी सकता है, जब भी हो जाए हो भी सकता है, और आप कुछ नहीं कर लोगे। जो लोग हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो है, जो बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग बात करेंगे कि यार ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऐसा पहले प्लानिंग बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, नौकरी में रहने वाला छोटा सा कर्मचारी हो, जो आरक्षण के बेस पे आया है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सारे के सारे गुलाम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ये चाह रहे थे आप? क्यों पंगु बना दिया आप लोगों ने? और अभी आगे जाना है तो क्या करना है फिर आपको? अब 2024 तो आने वाली है, अभी से तैयारी शुरू हो गई है। अंबेडकरवाद को भेज दिया। ऐसे लोगों को
आप लोग सशक्त बना रहे हैं, जिन्होंने भी किया है सशक्त बना रहे हैं। जो आपका गला घोटना चाहते हैं, आपका स्वाभिमान खत्म करना चाहते हैं, आपके अंदर की जो बाबा साहब की झलक है उसको खत्म करना चाहते हैं, और उनको हमारे लोग साथ दे रहे हैं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे करता धरता लोग रास्ते से भटक गए, बाबा साहब के रास्ते से भटक गए। बहुत सारी बातें हैं, अब उन तमाम बातों में मेरे को जाना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये स्थिति हम लोग फिर से उत्पन्न करें, क्या? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन प्रशासनिक पदों पे रहा हूं, मुझे अनुभव है, वर्किंग का अनुभव है, गवर्नमेंट के वर्किंग का अनुभव है, निर्णय प्रक्रिया का मुझे अनुभव है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके पहले प्रयास हुए, वो क्या हुए हैं वो छोड़ दो। मान लो कि जैसे इन लोगों की एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक ही पार्टी, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी। मैं कई लोगों से बात करता हूं, मेरे मित्र हैं, सामान्य वर्ग के मेरे मित्र हैं, अच्छे हो, सेक्युलर माइंड के लोग हैं, बाबा साहब को पसंद करते, इसलिए मैं उनसे बात करता हूं। पहले नहीं पसंद करते थे, लेकिन हमने जो बातें बाबा साहब की उनको बताई है, या जो उनका माइंड वॉश किया है, उसके बाद जो है उन लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग मतलब वो बातें मुझ तक आ रही है बातें। और इस कारण मैं कह रहा हूं कि जैसी उनकी एक ही है, वैसी अगर हमारे यहां पे एक ही निर्मित हो जाए, तो चाहे कुछ भी कहकर, कुछ मतलब कितना भी बड़ा नैरेटिव हो, वो अंबेडकर राइट नैरेटिव को हराना, मेरे दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। और हम इसी के लिए बैठे हैं। क्या करना है? करना यह है कि मन को मन से जोड़ो, वास्तविकता को ऐसे उन तक पहुंचाओ ताकि वो एक हो जाए। अब ये पॉसिबल है नहीं है, इस पर बात लोग कर सकते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो आप, बहुत लोगों ने प्रयास किए, लेकिन ये जो नैरेटिव मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका एक आधार है। अगर उनकी पार्टी एक है तो हमारी पार्टी भी एक हो सकती है। चाहे अब ये समाज जो है, चाहे एक पार्टी को चुन ले, और बड़ी पार्टी बीएसपी है, बीएसपी हो सकती है, सारे लोग बीएसपी के अंडर जो है वो आ जाए, इस नैरेटिव को ये करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने बीएसपी को वोट किया है, मैं पसंद करता हूं विचार को पसंद करता हूं, बाबा साहब का विचार, मान्यवर कांशीराम साहब का विचार, बहन जी का भी विचार, मैं इस चीज को पसंद करता हूं, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शंस है, वो आपको हटाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहन जी का कोई गलत, मतलब उनका कोई ऐसा निर्णय कोई गलत हुआ ही नहीं है, नहीं, नो, हुआ होगा, मानवीय स्वभाव है, उनसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन अगर यहां से आगे जाना है, आपको आगे जाना है, तो एक ही के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो जाएगा जहां आप दिख नहीं पाओगे, दिखोगे ही नहीं है, खत्म। अभी थोड़ा बहुत जो पैसा हमारे लोगों के पास में घरों में है, कोई संपत्ति है, कोई ऐसा है वैसा है, खड़े खड़े लोग आ करके आपके घर का सारा सामान उठा के ले जाएंगे, संपत्ति ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही होने वाला है, गुलाम। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। तो इसके लिए मैं एक ही कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों को, मतलब चाहे हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, मैं कह रहा हूं, मैं अकेले की बात नहीं कह रहा हूं, अपन बोल रहा हूं, मैं कितना भी कष्ट झेलना पड़े, वो कर करके इन एक दूसरों से दूर हुए लोगों को
चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, यूपी की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, कहीं की भी बात हो, बहुजन समाज की जो बात है, जो बाबा साहब के विचारधारा में विश्वास रखता है, उस समाज की बात मैं कर रहा हूं। और इसमें जो भी हमारे लोग होंगे, उन लोगों को एक मंच पर लाकर एक शक्ति के रूप में यदि आपने एकत्र लाया, तो दोस्तों आपके नैरेटिव को हराने में किसी भी ताकत की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, हरा ही नहीं सकते हो। अब पार्लियामेंट में SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है, जो हमारे सांसद बैठे हैं पार्लियामेंट में, मैंने जो बात अभी की है, अगर वो होती है, उसका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, मैं रखूंगा, धीरे धीरे रखूंगा, ये सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं अभी। तो अगर ये होता है, तो अगर उतने सांसद भी हमारे हो जाए पार्लियामेंट में, और विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से हमारे विधायक हो जाए, जो स्वाभिमानी विधायक होंगे, स्वाभिमानी सांसद लोग होंगे, तो ये लोग तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है। और इस दिशा में अब खास करके जो संस्था है, अपनी संस्था है, मैं मेरी कभी नहीं कहता, अपनी संस्था है इक्वालिटी न्यूज़ और RTFL, रमेश थेटे फिल्म्स लिमिटेड, ये जो दो मीडिया है, दो जरिए हैं, माध्यम है, इन माध्यमों का उपयोग करके इस स्थिति को हम अर्जित कर सकते हैं, ये ला सकते हैं। चाहे हमको कितना भी झुकना पड़े, झुकेंगे, कोई बात नहीं, अपनों के लिए झुकने में कोई बात नहीं। और बहन जैसे छोटे लोग जो होंगे, उनको उनके पैर छूने में कोई बात नहीं है। और बहन जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आपके सामने जो छोटा आदमी बैठा है या वो आया है, उसको दुलारना, उसको सम्मान देना, उससे प्यार करना भी बहन जी का काम है। वो हम बोलेंगे, हक से बोलेंगे, या किसी भी नेता को बोलेंगे। रामदास आठवले जी आज बीजेपी के साथ में है, वो क्या बात करते इस पे मेरे को नहीं जाना है। महाराष्ट्र में बाला साहब अंबेडकर जी की थोड़ी बहुत ताकत है, जो भी है वंचित बहुजन आघाड़ी। महाराष्ट्र में बाला साहब अंबेडकर जी की बात को तवज्जो दी जाना चाहिए। उनके पीछे समाज है, बाबा साहब का रक्त का संचार उनके शरीर में है, उस फैमिली से है। तो बाला साहब अंबेडकर जी को एक बड़प्पन दिखा करके वो आगे आना चाहिए, और महाराष्ट्र की जो ताकत है वो एक तरह से खड़ी करके उसको साथ, अगर रामदास आठवले जी और अन्य नेता है हमारे, कवाड़े साहब है, या अन्य भी जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये अगर एकत्र आकर के होते हैं, तो जैसे पहले हुआ था, भी सब मिलकर के RPI के सारे लोग जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। उस वक्त बाला साहब अंबेडकर अकोला से इलेक्ट हो गए थे, गवई साहब अमरावती से, कवाड़े साहब चिमूर से हो गए थे, आठवले साहब मुंबई से हो गए थे। देखो यही तो बात है। लेकिन ये इतनी आसान बात है ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाकी लोग जो बैठे हैं ये होने नहीं देना चाहते। अगर हो गया ये तो उनकी राजनीति खत्म। तो इसलिए तो ये डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमको अगर करना है तो इसका एक ही रास्ता है, और ये होके रहेगा। एक ही रास्ता है, उस पर आ रहा हूं मैं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। वो रास्ता है सांस्कृतिक आंदोलन। सांस्कृतिक आंदोलन के सिवा इन तमाम लोगों को, इस नैरेटिव को, इस वातावरण को पुनः बाबा साहब के विचारों के अनुसार खड़ा करना अगर कोई चाहता है तो हो सकता है, और उसका नाम है सांस्कृतिक आंदोलन। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये फिल्म आ रही है, इसका इंतजार आप कर रहे हैं। बड़े लोगों में बड़ी मतलब निराशा है कि भाई रिलीज क्यों नहीं हो रही। अरे किसी मनुवादी ने रोका तो नहीं साहब, हमको लगता है कि मनुवादी ने रोका है बोले, इसलिए आप फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे हो। भाई साहब ऐसा नहीं है। वो लोग तो चाहते हैं कि इसको कैसा भी करके, मतलब उनके नैरेटिव के हिसाब से वो फिल्म बननी चाहिए,
लेकिन आपको मालूम है, बाबा साहब ने जो सोचा था, बाबा साहब ने जो बोला है, इस विषय के बारे में बोला है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के संबंध में बाबा साहब की जो बातें आपके सामने आई है, और वो जो नैरेटिव, हमारा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म ये बन रही है, और ये फिल्म ऐसे ही रिलीज होगी। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। और इस तरह की फिल्म जब बाहर आएगी और लोग इसको देखेंगे, घर घर तक ये बात जब जाएगी कि आपका इतिहास ये है, तो मेरा यकीन है मुझे इस बात पे, और मुझे विश्वास है इस बात पे कि आपके समाज का एक एक व्यक्ति आपका साथ दे सकता है। उसके दिमाग में वो परिवर्तन आ सकता है कि मैं चंद पैसों के लिए बाबा साहब के विचार को नहीं छोड़ सकता। और बाबा साहब का विचार छोड़ना नहीं है, ये जिस दिन हमारे व्यक्ति के मन में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो फिर देखो इसका कमाल। और 500 महारों ने पेशवाई को खत्म किया था, ये वो लोग नहीं मानते, वो लोग नहीं मानते। उनका कहना कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। बोले आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसे संभव है 500 महारों ने पेशवाई को हराया? अरे आप देखो तो, हम बताएंगे आपको कैसे हराया, और फैक्चुअल बताएंगे, लॉजिकली बताएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कैसे हराया था। जब हमारा एक, देखिए 18-19 साल का बच्चा, बढ़ता हुआ ये भविष्य इस समाज का, जब वो देखेगा कि अरे बाप रे, वो होनी चाहिए उसकी परवरिश। और इसमें जो भूमिका है वो सांस्कृतिक आंदोलन की, इस तरह के फिल्मों की है। बाबा साहब और गांधी जी, इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में हमने क्या पाया, क्या खोया, अब इस पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी जी ने अगर बाबा साहब को मजबूर नहीं किया होता, तो आज जो गुलामी हमारे समाज में है, वो गुलामी कतई नहीं होती, और एक बिल्कुल स्वाभिमानी लोग जो है कौम खड़ी हो जाती। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा प्रहार किया हम लोगों पर। वो राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ये देश मानता है, उसमें कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें, आई डोंट माइंड। मैं गांधीवादी नहीं हूं, मुझे गांधी जी के प्रिंसिपल्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आई डू नॉट हेट हिम, बट आई डू नॉट एग्री विद दिस प्रिंसिपल बिकॉज he has caused irreparable loss to our narrative। मतलब स्वाभिमान से जीने का नैरेटिव, मैं उसको बोल रहा हूं, गुलामी बना दिया गांधी जी आपने तो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, कई बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं। तो वो पूना पैक्ट, उसके बाद की स्थितियां कैसे निर्मित हुई, जो आज देख रहे हैं हम लोग, जो यूपी और बड़े बड़े स्टेट्स में आज जो देख रहे हो आप, वो स्थिति निर्मित क्यों हुई? इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द पूना पैक्ट बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। व्हाई डिड ही डू दिस? व्हाई डिड महात्मा गांधी ensure that Dr. Ambedkar agrees to him? ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन से क्या पैदा हुआ, क्या थी वो स्थितियां, और अभी क्या हो रहा है देश में, इसका सीधा कनेक्ट जो है पूना पैक्ट से होगा। और पूना पैक्ट पर फिल्म बनाएंगे हम, और वो सारी परिस्थितियां इस समाज के सामने आना चाहिए, और ऐसे स्वरूप में आना चाहिए, एक बड़ी फिल्म के माध्यम से आना चाहिए, पूना पैक्ट। हमारे समाज में आज के तारीख में अभी एक राजस्थान की घटना, पाली जिले की, जितेंद्र मेघवाल, क्या बोले, मूछें क्यों रखी, मार दिया। ऊना की घटना, अभी 1-2 साल पहले की घटना, ऊना, सरेआम मार दिया।
हाथरस में हमारी बहन पर बलात्कार किया, उसका खून कर दिया, जलील कर दिया, और वहां की सीट किस पार्टी ने जीती है अब देख लो। अरे जिनके दिमाग में इतना असंतोष है वो भी उनको वोट करेंगे, मतलब मारने वाले को, जो मार रहा है उसको वोट करेंगे। कैन इट बी पॉसिबल? अब बहुत सारी स्थितियां हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो ये तमाम जो बातें हैं, क्या मतलब, क्या ऐसे ही रहेंगे क्या? तो ऐसा जो नजारा है वो नजारा और कोई फिल्म मेकर नहीं बनाएगा, नहीं बताएगा। हमसे पैसा लेकर आई एम बुद्धा फाउंडेशन किसने बनाया? अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी, ये 2 लोग उसमें हैं। उन्होंने ये कश्मीर फाइल्स बनाई, बड़ी वाहवाह हो रही है। कश्मीरी पंडितों के साथ में बड़ा बुरा व्यवहार हुआ होगा। अरे यहां तो डेली होता है मेरे भाई, यहां तो दलितों पे, आदिवासियों पे, शोषितों पे ऐसे अत्याचार होते हैं। उस पर आपको फिल्म बनाने की नहीं सोची क्या आपने? क्यों नहीं सोची? और आपने पैसा किस नाम से लिया? बुद्धा, आई एम बुद्धा फाउंडेशन। बुद्धा का नाम आते ही मतलब यहां से पैसा वहां से पैसा लेके और बनाई फिल्म क्या कि दोनों समाज के अंदर जो है हेट्रेड पैदा हो, किसी पे अत्याचार होना गलत बात है। अगर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो गलत बात है, लेकिन यू शुड बैलेंस इट। फिर अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो तो आपको सोचना चाहिए कि भाई इससे भी बड़ी बात क्या होती है। सदियों से जो अत्याचार हो रहे वो नहीं दिखता क्या आपको? कौन से ऐसे फिल्म मेकर ने आज तक के जो दलितों पे फिल्में बनाई है या किसी ने भी बनाई हो, बेचारगी क्यों? दलितों को बेचारगी के रूप में क्यों दिखाना चाहते हो आप लोग? क्यों आपको वो अच्छा लगता है? मुझे भी है। हमारे यूनिट के एक बड़े व्यक्ति ने कहा था कि बोले नहीं, फिर आपको सहानुभूति नहीं मिलेगी। अरे भाड़ में जाए सहानुभूति, तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए हमको, हमें हमारे लोगों की सहानुभूति चाहिए। और वो पावर हम क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर 500 लोगों ने 500 महारों ने अगर उनको हराया है तो क्या मतलब एक साल के 364 दिन वो गुलामी में निकालेंगे और एक ही दिन में काट देंगे उनको? ये पॉसिबल है क्या? उस दौरान भी स्वाभिमानी लोग हुआ करते थे, लेकिन अभी तक किसी भी अछूत को कहेंगे, किसी दलित को, किसी पीड़ित को, किसी वंचित को पावरफुल लुक में और रूप में किसी फिल्म मेकर ने नहीं दिखाया, क्योंकि वो चाहते नहीं है, क्योंकि उनका नैरेटिव वो है नहीं। आपसे पैसा लेंगे, आपसे वोट लेंगे, वोट हमारा, सरकार आपकी, वोट हमारा, पावर आपका। देखा ना पंजाब में हुआ ना, अभी पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार बनी है, उनकी पार्टी की बनी है। हमारे लोगों ने भर भर के वोट दिया। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि भाई भगत सिंह जी की फोटो रहेगी और बाबा साहब की फोटो रहेगी। हमारे लोग खुश हो गए। अच्छी बात है, और वाकई अच्छी बात है, लेकिन फिर जो एम्पावरमेंट है फिर उसकी भी बात होना चाहिए। वो क्या बात है कि अभी 5 सांसदों को राज्यसभा पे नॉमिनेट मतलब ये कैंडिडेचर दिया गया। कौन लोग है ये? पांचों की पांचों कौन लोग है? देखिए आप, वोट लेके 36% शेड्यूल कास्ट के लोगों से वोट लेके सरकार बनी है, और बनने के बाद में जब पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति को भेजने की बात आती है तो केजरीवाल जी ने जो पहले भी 2 लोग दिल्ली से भेजे थे वो लोग देखो कौन है, और अभी जो पंजाब से नॉमिनेट किए वो लोग कौन है। आपको दिख जाएगा क्या है ये। तो इसलिए है कि हम अपने आप को बेच देते हैं, उसका परिणाम है, क्योंकि अभी स्थिति वैसी है। सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से अगर हम आगे आते हैं और वो लोगों को इस तरह से प्रबोधन देकर उनका माइंड ऐसा कल्टीवेट करते हैं, तो वो तमाम बातें फिर से खड़ी हो सकती है जो बाबा साहब ने हमसे कही थी।
और बोली थी, और इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? केवल आपका साथ चाहिए। पॉलिटिकल मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं। मैं आई कैन गिव इट ऑन अ स्टैम्प पेपर, आई कैन डिक्लेयर इट। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता क्या हूं? अगर इस आरटीएफएल को बनाया है सरकारी नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर मैं इसमें आया हूं, तो जरूर कोई ललक होगी। पैसा कमाने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं क्यों और क्या चाहिए मेरे को? मुझे आपका साथ चाहिए। अब मुझे नहीं, बल्कि इस आंदोलन को साथ चाहिए। और मेरा नैरेटिव साइंटिफिक है, और बेस्ड ऑन एविडेंस है, तर्क है, लॉजिक है, और इसके आधार पर मैं आपका साथ चाहता हूं। सांस्कृतिक आंदोलन जिसका नाम है आरटीएफएल, रमेश टेटे फिल्म्स लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये। और मुझे क्या जरूरत थी इसकी? भाई फर्म ही रहने देते। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि समाज का हर एक व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ जाए, और ईमानदारी है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ में। जो बाबा साहब का नैरेटिव है, उसी नैरेटिव पर चल के, और समाज का एक एक व्यक्ति जो इस कंपनी से जुड़ रहा है, जब से मैंने एक वीडियो डाला है तब से लोगों का काफी सकारात्मक रिस्पांस है। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, आभारी हूं मैं आपका। लेकिन मैं जो बात करना आपसे चाहता था वो मैं अभी कर रहा हूं। 20 लाख शेयर है कंपनी के, मेरे नाम पे शेयर है। मैं 5 लाख शेयर क्यों देना चाहता हूं समाज के लोगों को? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगर आप सोचें कि ये 5 लाख शेयर हमारे समाज के 5 लाख लोग लेते हैं, एक शेयर पर पर्सन, एक शेयर, तो 5 लाख की शक्ति नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल पर्पस, मतलब दूसरे लोगों की, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारे समाज के हिसाब से पॉलिटिकल पावर तो है ही है, लेकिन 5 लाख की शक्ति जब एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में आप लोगों को जगह जगह पर दिखेगी, तो सामने वाला 2 बार सोचेगा ये क्या है। आरएसएस की वर्किंग देखिए आप, अपने आप को सांस्कृतिक संस्था कहते हैं, एनजीओ है वो, लेकिन काम क्या करते हैं वो आपके सबके सामने है। उनका कितना सपोर्ट है जिसके आधार पे आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस कंपनी में, आरटीएफएल में, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको यह कहा था कि भाई साहब आप आरटीएफएल के भागीदार बनो। मैंने ये कहा था कि वीआईपी पासेस बुक करने वाले लोग और हमारे यूट्यूब चैनल के, दोनों यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, इन लोगों को हम ये ऑफर देना चाहते हैं कि वो भागीदार बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि साहब हमने वीआईपी पास नहीं लिया है, लेकिन आपके चैनल के हम सब्सक्राइबर हैं, तो क्या हम शेयर ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर तत्काल बन जाओ। अगर वीआईपी पास होल्डर आप नहीं है तो वीआईपी पास खरीद लो, बहुत आसान है। मैं चाहता हूं, दिखने के लिए 1400 रुपए है। क्या है 1400 रुपए? एक सरकारी नौकर के लिए, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, या क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, या सुपर क्लास 1 हो, इन तमाम लोगों के लिए
1400 रुपए कुछ नहीं है, केवल इच्छा शक्ति चाहिए। मैं एक ही बात आपसे मांग रहा हूं, आपका साथ मांग रहा हूं, और साथ ऑफिशियली अगर मुझे चाहिए तो उसका जो माध्यम है वो माध्यम शेयर होल्डिंग ही है। मेरा निवेदन है, 1400 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। आपके सैलरी का 1400 रुपए हिस्सा कितना है ये आप जानो, आपको तकलीफ है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप एक शेयर लीजिए। ज्यादा ले सकते तो लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम एक शेयर आपको लेना है, यह मेरा आग्रह है आपसे। और ये शेयर लेके आपको क्या मिलेगा इस चक्कर में मत पड़ो आप। मुझे क्या फायदा होगा इस चक्कर में आप मत पड़ो, उसके लिए मैं हूं, मैं आपका ट्रस्टी हूं, मेरे पे छोड़ दीजिए आप। आपका नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। हमें सेबी के गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, दूसरे लोगों के जैसे हमको बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है कि आपको ये देंगे और फिर ऐसा होगा और फिर 5 साल के बाद में आपका दुगना हो जाएगा। बकवास है ये, मत करो। जो फैक्चुअली वो बात बताओ, समाज को बताओ। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 14 अप्रैल आने वाला है, हम लोग भी चंदा देते थे, आज भी देते हैं। आप ऐसा समझ लो कि ये जो आपका 1400 रुपया है ये आप ही की जेब में है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई इधर का उधर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपका ही पैसा है, आपके ही जेब में रहेगा। केवल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है RTFL अपना मानकर आप इसमें 1400 रुपए का एक शेयर खरीदिए, आप इसका हिस्सा बन जाइए और देखिए 1 साल के अंदर क्या कमाल होता है, क्या कमाल होता है 1 साल के अंदर। देखिए आप खुश हो जाएंगे, ये तो है ही है, लेकिन आपको फकर महसूस होगा कि एक समाज को जागृत करने के हिसाब से कहो, समाज को एम्पावर करने के हिसाब से कहो, या ईमानदारी के साथ में बाबा साहब की बात पावरफुल तरीके से सबके सामने रखने की बात कहो, इसमें कोई भी आपको खोट नजर नहीं आएगी, ऐसा मेरे को लगता है। और इसलिए मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बार भरोसा करके देखिएगा और इस कंपनी का साथ दीजिएगा। ये अगर होता है, आप अगर जुड़ जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, इस कंपनी को कितना फायदा होगा, क्या होगा, वो तो होना ही है, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन उदाहरण बताता हूं, मान लो कि हमारे पास में 5 लाख शेयर होल्डर आ जाते हैं, 5 लाख 1400 के हिसाब से, क्या होगा? क्या जब हमारी फिल्में रिलीज हो जाएगी, जैसा हमने पूर्व में कहा है कि भाई 2 हिंदी फिल्में बनाएंगे, 2 रीजनल बनाएंगे, 4 फिल्में बनाएंगे, 5 लाख लोगों को अगर हम ये कहते हैं शेयर होल्डर्स को कि भाई साहब आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे आप उनको ये फिल्में दिखाने के लिए, अपने ही लोग, आप उनको प्रेरित करो, क्योंकि फिल्में ऐसी होंगी जो देखना चाहेंगे, केवल आपको फैसिलिटेट करना है। आपको अपने पास से पैसे नहीं देना है, लोग अपने आप जो है ये फिल्म देखने के लिए आएंगे। अगर ये आपने इंश्योर किया, 5 लाख लोगों ने 100, अब देखिए कितना होता है, कितने करोड़ लोग हो जाएंगे। और अगर ये करोड़ लोग देखते हैं, मिनिमम टिकट साइज 75 करिए आप, और कितने रुपए होते हैं? और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट कहाँ जाएगा? लोगों का पैसा है, ये आपकी संपत्ति है। ये इस तरह से जो ये इकोनॉमिक मॉडल है ये, और इकोनॉमी आर्थिक क्रांति के माध्यम से सामाजिक क्रांति की ओर जाने का ये रास्ता है। और बहुत लोग कहते हैं हमारे समाज के, सामाजिक क्रांति के बगैर ये संभव नहीं है। सामाजिक क्रांति ऐसे नहीं आती है। सामाजिक क्रांति को नेविगेट होना होता है, उसका रास्ता होता है, कोर्स होता है उसका, और उस कोर्स को यदि आप इंश्योर करोगे ठीक तरह से जाए तो सामाजिक क्रांति है।
वो होना है, इस देश में होना है। और वो जो पुष्यमित्र शुंग ने हमारा नुकसान किया और महात्मा गांधी जी ने हमको गुलाम बनाया, उससे बाहर अगर आना है तो एक ही रास्ता है, सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक क्रांति। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, चाहे छात्र हो हमारे, मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं, आपको भी स्कॉलरशिप मिलती है, आप जुड़ जाओ, इस कंपनी के साथ में जुड़ जाओ। आपके करियर की बात हम देखते हैं, हम देखेंगे, लेकिन जुड़ जाइए आज ही। ये वीडियो देखने के बाद में सबसे पहला काम मेरे भाइयों बहनों ये होना चाहिए कि कंपनी का एक शेयर लेके इसके भागीदार बन जाइए आप। और मैं तो ये कहता हूं कि अंबेडकरवाद को जिंदा रखने वालों, अंबेडकरवाद को जिंदा रखने वालों, बाबा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए हमारा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए। अंबेडकरवाद को जिंदा रखने वालों, आरटीएफएल को अपनाइए और आरटीएफएल को इतना सशक्त बनाइए। कोई आपका इतना धन कोई मांग नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हम केवल इतना कह रहे हैं कि इसके साथ में जुड़ जाइए। और जुड़ करके अब 1 साल के बाद में जो स्थिति आपके सामने होंगी, आज की तारीख में हम नोट कर रहे हैं, मैंने जो बात आपसे करी है, 1 साल के बाद में देखेंगे इसकी शक्ति क्या है। और आने वाला आपको समय बताएगा। जो बातें मैंने आज के इस वीडियो में की है, आप स्वयं देखेंगे कि जो बातें मैंने की है वो कितनी खरी उतरी और उसका रिजल्ट क्या हुआ। मुझे आशा है कि जो हमने सोचा है, क्योंकि उसमें कोई एजेंडा नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है कि मेरे को पैसे कमा करके निकल जाना, यह एजेंडा है ही नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो मेरी पेंशन ही इतनी ज्यादा है कि मुझे जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। अभी घर भी है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये कंपनी भी है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही चला जाऊंगा ना, कोई अगर कहे कि नहीं चलो अब तो चुपचाप बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, ये करने की क्या जरूरत है तुमको, उनको बाकी लोगों को करने दो। नो, दिस इज रॉन्ग। नाउ यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मैं भी दौरा करने वाला हूं और एक एक बंदे से मिलूंगा मैं। आप चाहे मुझे सम्मानित करिए, अपमानित करिए, कोई बात नहीं, मैं आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मैंडेट है, बाबा साहब का मैंडेट है। मैं आपके पास में आऊंगा, आपको बोलूंगा कि भाई साहब इसलिए आपको साथ देना चाहिए, और आऊंगा, आपको शेयर होल्डर बनाऊंगा, आपको जो आरटीएफएल की बात है वो बताऊंगा, और आप ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, सारे हमारे समाज के जो आर्टिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको साथ में लेके, प्रोफेसर रतनलाल है और हमारे अन्य भी साथीगण हैं जिनमें वो ललक है, और जो डायरेक्टर्स है, टेक्निकल लोग हैं, टेक्नीशियंस है, इन तमाम लोगों को हम प्रोजेक्ट करके एक ऐसे विषय समाज के सामने लाना चाहते हैं जिसमें इकोनॉमी भी हो, लेकिन साथ में हमारा सोशल नैरेटिव, अंबेडकराइट नैरेटिव भी हो। ये बात हम करके आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं। मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं, आप आश्वस्त रहिए, आपको मुझसे कोई निराशा नहीं होगी, इतनी गारंटी देता हूं। लेकिन केवल एक ही निवेदन है, आरटीएफएल का साथ दीजिए। धन्यवाद, जय भीम। आशा करता हूं आप साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच।